आओ बनाएं अपना घर में, मेरी ओर से इंजीनियर रघुनाथ सांकला की ओर से सभी देवियों और महानुभावों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। साथियों, आज के इस छठे सत्र में आओ बनाएं अपना घर के इस कार्यक्रम के तहत अपन चर्चा करेंगे कि जो हमने अब तक नक्शा बनाया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के माध्यम से उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन कर दी, अब हमको जो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है, वो तो हमको उसके अनुसार करनी ही पड़ेगी। आरसीसी का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, मशीनरी का स्ट्रक्चर है तो भी हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भवन की स्थिरता के लिए आवश्यकता है। इसके साथ ही आज हम जब चर्चा करेंगे कि इसका विस्तृत डिटेल एस्टीमेट बनाएं। पहले हमने एक मोटा मोटा एस्टीमेट बनाया था जब नक्शा बना था, और उसके आधार पर प्लिंथ एरिया रेट से अपन एक लगभग कॉस्ट निकालकर धन की व्यवस्था के बारे में और बैंक के लोन की व्यवस्था के बारे में एक मोटा मोटा कीमत निकाल लिया था। लेकिन जब अपन भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो अपने को इसका डिटेल एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। और डिटेल एस्टीमेट हिंदी में इसको मैं कह दूं कि विस्तृत तकमीना जो होता है, अब वो दो भाग होंगे उसके। एक तो जो उसकी जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने दी है, उसके आधार पर होगा, और दूसरा जो फिनिशिंग आइटम है वो अपन तय करेंगे। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के पार्ट कौन कौन से हुए कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ तक की जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद में मैसनरी है, कॉलम्स हैं, दीवारें हैं, कॉलम्स हैं, छत है, और उसके बाद में इसमें रूफ है, छत डाल दी रूफ है, डोर्स विंडोज़ हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए जैसे वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन बोले तो तीन तरह की चीज़ उसमें हो सकती है। स्टेयरकेस हो सकती है, लिफ्ट भी हो सकती है, और रैंप भी हो सकता है। ये भी इसका पार्ट है। उसके बाद में जो हमको भवन के इस स्ट्रक्चर के बाद में जो काम करने हैं वो फिनिशिंग के काम है। फिनिशिंग के काम के अंदर प्लास्टर, पॉइंटिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग, पॉलिशिंग, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, कलर वॉशिंग, और कई तरह के एलिवेशन के जो बिंदु हैं, जिसको भी मैं चर्चा करूंगा कि जो भी घर बनाता है वो सोचता है कि मेरे घर का मुख्य द्वार कैसा होगा, सामने से भवन कैसा दिखेगा। हर व्यक्ति जो जीवन में अपना घर बनाता है उसकी अपनी एक परिकल्पना होती है, मेरा घर सबसे सुंदर दिखे, तो जिसको अपन फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं। हो सकता है कॉर्नर प्लॉट है तो उसका साइड एलिवेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है, जैसी उस प्लॉट की साइज होती है, जैसी उसकी धन की उपलब्धता होती है, उसमें वो कई तरह के अपने ट्रीटमेंट प्रपोज कर सकता है। वास्तविक उसको कई तरह की राय दे सकते हैं कि अपन जोधपुर स्टोन की क्लेडिंग में जाएं, कि अपन और कोई धौलपुर स्टोन की क्लेडिंग में जाएं, या अपन सीमेंट बेस्ड प्लास्टर से पेंटिंग कर दें, टेक्सचर पेंटिंग कर दें। ये सब बातें आउटर फिनिश का काम होता है। और इंटरनल जो भी अपन काम करते हैं तो प्लास्टर है, जॉइनरी है, सैनिटरी है, ये सारे बिल्डिंग के जितने भी काम हैं, फ्लोरिंग है, फर्श के लिए कोई कहता मैं तो मार्बल लगाऊंगा, कोई कहता मैं विट्रीफाइड टाइल लगाऊंगा, तो ये विट्रीफाइड टाइल्स लगाएंगे या मार्बल लगाएंगे या ग्रेनाइट लगाएंगे, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या चीज़ लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये सब बातें हम एक टेक्निकल कंसल्टेंट जो कि इस चीज़ को जान सकता हो, उसके आधार पर अपन एक डिटेल एस्टीमेट की तैयारी करेंगे। डिटेल एस्टीमेट में बनाने के दो तरीके हैं कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं और एस्टीमेटिंग का काम भी कर रहे हैं, जो खुद कंसल्टेंट हैं वो इस काम को करेंगे। एस्टीमेट बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के आधार पर एक बीएसआर बनती है, वो रेट तय करती है। उसके अंदर हर आइटम के अपने स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो जो इसका बिल्डिंग का जो बायलॉज हैं, बिल्डिंग के आइटम के बायलॉज हैं, उसको उसके अधिकृत नॉर्म्स के अनुसार उसकी सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स बनाई जाती है। उसमें हर तरह के भवन निर्माण के आइटम होते हैं, और बीएसआर के आधार पर जितने भी आइटम उसमें एग्जीक्यूट होते हैं उसमें
हर तरह का आइटम, हज़ारों की तादाद में उसमें आइटम होते हैं, उसमें से जो भी आइटम जिस चैप्टर से अपने को लेना है उससे वो डिटेल एस्टीमेट बना सकते हैं। एक आधार ये हुआ जो कि सरकार में ज़्यादा चलता है, प्राइवेट में ये कम चलता है। दूसरा आधार होता है कि हम मोटा मोटा तय कर देते हैं, ठीक है मशीनरी की हमारी वाल्स होगी और आरसीसी के कॉलम होंगे, छत आरसीसी की होगी और प्लिंथ एरिया रेट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब प्लिंथ एरिया रेट पे काम करने के और उसकी कॉस्टिंग निकालने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसमें दो पार्ट फिर हो जाते हैं कि एक तो खाली स्ट्रक्चर तक का ही काम का रेट देगा आपको, जो कि खाली स्ट्रक्चर का ही काम करेंगे और वो ढांचागत निर्माण करके छोड़ देंगे। उसके बाद में शेष काम दरवाजे लगाना है, खिड़कियां लगाना है, सैनिटरी का काम करना है, प्लास्टर, फ्लोरिंग, वो सब काम, फिनिशिंग के आइटम, ये सब अपन अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करा सकते हैं और ये मार्केट रेट से होगा। तो इसमें सरकारी रेट का कोई ज़्यादा इसमें नॉर्म्स काम नहीं आते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी स्पेसिफिकेशन जिसके तय हैं, मशीनरी के हुए, आरसीसी के हुए, वो सब भारतीय मानक ब्यूरो जो बिल्डिंग के जो कोड हैं, बिल्डिंग के जो नियम हैं, उसके अनुसार ही हो सकते हैं। उसमें न तो कोई प्राइवेट बिल्डर, न कोई सरकारी भवन, न कोई सरकारी संस्था उसको है जो इधर उधर कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग ही वो निर्माण होगा, क्योंकि वही आइटम सुरक्षित तरीके से आपके भवन को स्थायी रूप दे सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम एस्टिमेटिंग के लिए दो तरह से एस्टिमेट बनाएंगे, एक बीएसआर के आधार पर है और दूसरा प्लिंथ एरिया रेट के आधार पर है। तो प्लिंथ एरिया रेट में मैंने फिर बताया कि दो तरह से, एक तो स्ट्रक्चर को प्लिंथ एरिया रेट से देना है और फिनिशिंग के आइटम को ए बी सी डी करके हम अलग अलग कर सकते हैं कि जॉइनरी के अलग से करेंगे, वो विंडोज़ और दरवाज़ों का हम अलग से तय करेंगे, और ये भी हो सकता है कि हम मटेरियल हम दे दें और लेबर रेट पे काम हो। तो ये जो प्राइवेट में जो घर बनाने का मामला होता है, जो रात दिन अपन लोग काम करवाते हैं, उसमें बीएसआर के आधार पर कैलकुलेशन करने का कम प्रयोग में होता है और प्लिंथ एरिया रेट पर काम करने का तरीका ज़्यादा अपनाया जाता है। प्लिंथ एरिया रेट पर प्रैक्टिकल जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स हमें इस चीज़ को निकाल के देंगे और हम एक एक आइटम की पहले क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी से अगर गवर्नमेंट की बीएसआर से है तो बीएसआर का रेट लगेगा और प्राइवेट का है तो प्राइवेट में वो मार्केट रेट क्या चल रही है उस रेट से वो एस्टीमेट निकालेगा और वो अपनी ओर से रेट देगा कि ये मेरी रेट होगी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, चाहे किसी मेथड को, किसी विधि को फॉलो करें, हम उस वहां तक पहुंच जाएंगे कि मेरे ए टू जेड मकान को, भवन को तैयार करने में जितने भी आइटम लगेंगे सारे ही उसमें कंसीडर कर लिए गए हैं और उसके आधार पर इस भवन की लागत, जो ज़मीन एक्सक्लूड है उसमें, ज़मीन तो आपने पहले खरीद ली है, तो उस भवन की लागत का जो आया है कॉस्ट एस्टीमेट वो इतने लाख का है या इतने करोड़ का है। उसके आधार पर हमें फिर निर्णय करना पड़ेगा कि अब हमें निर्माण को किस तरीके से करवाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भवन को पूरे एक साथ पूरे तरीके से बनाएं। कई बार स्ट्रक्चर बना के हम छोड़ देते हैं और फिनिशिंग के काम बाद में कराते हैं, लेकिन उसमें वित्तीय नुकसान रहता है कि वो जगह आपके उपयोग के लिए नहीं होती है। मेरी इसमें यही राय रहती है कि अगर वो आरसीसी स्ट्रक्चर है, हमें उसको आरसीसी की फुटिंग और कॉलम और बीम्स के आधार पर बनाना है, तो हम स्ट्रक्चर को बना के छोड़ दें, एक मंजिला बना के छोड़ दें, दो मंजिल बना के छोड़ दें, लेकिन जिस भाग को यूज लेना है उसको फिनिशिंग अपने आवश्यकता के आधार पर करते जाएं और उसके लिए जो भी होगा वो खर्चा अलग से निकलेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर हम अलग से नियुक्त करेंगे और वो फिनिशिंग के काम अपने को करके देगा और वो भवन अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। उस पार्ट को फिर जैसे जैसे सुविधा होगी हम अगले भाग में ऊपर की मंजिल को भी बना सकते हैं, अपन रहते हुए अपन उन भवनों का निर्माण कर सकते हैं, शेष बचे हुए आइटम को पूरा कर सकते हैं और मकान के उस क्षेत्र का सभी तरह से प्रोटेक्शन, प्लिंथ प्रोटेक्शन, बाउंड्री वाल,
आदि का निर्माण भी उसी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। वो सभी उस डिटेल एस्टीमेट का हिस्सा होगा। और ये लागत मूल्य का पता लगाना ये हर आओ बनाए अपना घर की पहली आवश्यकता है कि बिना पैसे तो सब शून्य है। अगर रकम ही नहीं पता होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज बस इतना ही, फिर अगले सत्र में अगली बात करेंगे।